माननीय राजकुमार सिन्हा जी जो इस कार्यक्रम इस सत्र के मुख्य वक्ता हैं, उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय राजकुमार सिन्हा जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की और उसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का आप्त वाक्य कहकर भारत को के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया, यह काम शुरू किया। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वेबसाइट पर यह लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एकता को सक्षम किया है, जो राष्ट्रवाद की एक लौ के रूप में सामने आती है, जिसे भविष्य में पोषित और अभिलषित करने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है और इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार से है कि दो प्रांतों को जोड़कर और वहाँ के सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एकता निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज विविध प्रकार के हैं। जातियां हैं, प्रांत है, भाषा अलग है, संप्रदाय भी अलग अलग है, कई बातें हैं, बहुत विविधता है। इस विविधता को हमारे पूर्वजों ने स्वागत किया है। यह हमारा सौंदर्य है और इस सौंदर्य के साथ किस प्रकार से एकता का निर्माण हो, इसकी भी चिंता की है, इसका तत्व ज्ञान दिया है, इसकी जीवन दृष्टि दी है, जो हमारे भारतीय साहित्य में सभी भाषा में प्रकट होता है। इस विषय के जो शब्द हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द भारत है, कीवर्ड। इसलिए भारत इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो भारत को समझना होगा। भारत की अवधारणा भारतीयता के आधार पर ही समझ सकते हैं। पश्चिमी अवधारणाओं के आधार पर भारत राष्ट्र को समझने की भूल नहीं कर सकते। यदि ऐसा किए तो
तो हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करने से कई भ्रांतियां पैदा होंगी और हुई हैं। 150-200 वर्षों में भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति और मैकाले के मानस पुत्रों के द्वारा जो इतिहास और संस्कृति का विवेचन किया गया, वो सब पश्चिमी दृष्टि से की गई और इसीलिए भटकाव भी हुआ। आज तक भारतवर्ष की सही कल्पना समाज जीवन में प्रकट नहीं हुआ। तो पश्चिम में जिस प्रकार से राष्ट्रीयता आई, उस प्रकार से भारत में नहीं आई। वहाँ तो शुरुआती वर्षों में तो सभी जनजातीय समाज था, घुमंतु थे। बाद में कहीं कहीं भूमि पर बसना शुरू किए और आगे चलकर हम देखते हैं कि वहाँ रोमन कैथोलिक साम्राज्य का यूरोप के अधिकांश भाग पर साम्राज्य हो गया, उसका आधिपत्य हो गया, उसका शासन हो गया। यह साम्राज्य आध्यात्मिक और राजनीतिक, भौतिक सभी में मार्गदर्शन करता था आम जनता को। और इसके कारण जो बुराइयां हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उसके विरोध में पूरे यूरोप में राष्ट्रीय जागरण हुआ, प्रोटेस्टेंट आए और जगह जगह पर फिर धीरे धीरे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने लगी। इंग्लैंड बना, उसी प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि आदि देश बनते चले गए और ये सब एक राज्य, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, राज्य मिला, बाद में राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त की। और इस प्रकार से वहाँ का जो राष्ट्रीयता है, वह राष्ट्रीयता राजनीतिक राष्ट्रवाद है। वहाँ का राष्ट्रवाद राजनीतिक राष्ट्र। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम उस प्रकार से सोचेंगे तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो यहाँ का की राष्ट्रीयता का जो विकास क्रम है, वहाँ की राष्ट्रीयता के विकास क्रम से अलग है। भारत में, इसके पहले मैं ये बता दूं कि उस राष्ट्रवाद के कारण, पश्चिमी राष्ट्रवाद के कारण ही साम्राज्यवाद आया, विस्तारवाद आया, उसके कारण ही युद्ध हुए, दुनिया में शोषण हुआ, आज भी हो रहा है। इसलिए अब ये विषय आ रहा है कि राष्ट्रवाद अच्छा नहीं है, राष्ट्रवाद से दूर रहिए, प्रखर राष्ट्रवाद और बुरा है। तो इसलिए राष्ट्रवाद को तिलांजलि देने की बात भी कही जा रही है कुछ विद्वानों के द्वारा। लेकिन यह तो सत्य है, ये सब हुआ, लेकिन ये पश्चिमी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। भारत में जिस प्रकार का राष्ट्रवाद रहा है, उसके कारण ये नहीं हुआ है आज तक। तो भारतवर्ष की जो राष्ट्रीयता है या राष्ट्र का जो विकास क्रम हुआ, वह एक अलग प्रकार से हुआ, निश्चित रूप से राजनीतिक नहीं था। भारत को यदि हम समझ लेंगे तो एक भारत का निर्माण होगा और तभी श्रेष्ठ भारत, मृत्युंजय भारत, संगठित भारत, समर्थ भारत बन सकेगा। इसलिए भारत को ठीक से समझना। तो भारत की राष्ट्रीयता कहाँ से शुरू हुई? तब भारत एक राष्ट्र बना जब पश्चिम के लोग, वही घुमंतु थे, जनजातीय समाज थे, कच्चा मांस भूनकर खाना ही शुरू किए थे। तब हम एक सुसंस्कृत राष्ट्र बन चुके थे।
और किस प्रकार से बने, तो उसका अथर्ववेद का एक श्लोक है। क्यों बना, कैसे बना, यहाँ से शुरुआत होता है। श्लोक ये है, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविर्दस्तपो दीक्षामुपम दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देवा उपसनमस्तु। यानी हमारा राष्ट्र कैसे उत्पन्न हुआ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण की कामना से, भद्रमिच्छन्त ऋषय, हमारे ऋषियों ने लोक कल्याण की कामना से जो तप किया, परिश्रम किया, मेहनत की, प्रवास किया, गांव-गांव पैदल घूमे, जंगलों में रहे, उनके तप के कारण यह राष्ट्र उत्पन्न हुआ। उनके तप के कारण यह राष्ट्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा देकर तप किया, उसके कारण राष्ट्र में बल और ओज उत्पन्न हुआ। इस राष्ट्र को हम नमन करें, ऐसा उसमें कहा गया है। यहाँ से यानी वैदिक काल से अपना यह राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, वैदिक काल में। और फिर इस राष्ट्र में जो एक संस्कृति का विकास हुआ, वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तत्व ज्ञान के आधार पर सर्वसाधारण समाज जीवन को बताया। और केवल बताया नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में आचरित करने का संदेश दिया। स्वयं भी आचरित किया, औरों को आचरित करने का संदेश दिया। और ऐसा जीवन हमारा समाज, हमारे पूर्वजों का समाज जी कर दिखाया। तो उसमें कौन कौन सी बातें थी, हमारी संस्कृति के जो विशेषताएं थी, शुरू में ही आ गया है। तो शुरू में ही कहा गया कि देखो भाई, ज्यादा उपभोग मत करो, जरा संयम से रहो। ज्यादा उपभोग करना यह गलत है। और उस समय ईशावास्य उपनिषद आया, उसमें पहला ही श्लोक है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ पर जो कुछ भी है संसार में, सब भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही से उपभोग करो, उससे ज्यादा मत लो। यह बताया। माँ गिधा कस सुद्धनम, यानी दूसरे की संपत्ति की ओर बुरी नजर मत रखो। तो यह जो बताया तत्व ज्ञान, यह जी कर दिखाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने और समाज ने। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था, तो एक कथा ये है, प्रसंग ये है, वो 6वीं-7वीं शताब्दी में संभवतः आया होगा। एक राज दरबार लगा हुआ था, वहाँ एक मुकदमा चल रहा था। और वो मुकदमे का विषय था कि 2 किसान थे। एक किसान दूसरे किसान को अपनी जमीन बेच दिया। दूसरे किसान जब उस पर खेती करने गया तो वहाँ एक सोने का घड़ा मिला। सोने का घड़ा, उसमें सोने के मुहरे थी। वो लेकर आया घर पर और आकर फिर वापस सोचा रात में कि भाई ये तो हम तो ज़मीन खरीदे खेती के लिए, यह मेरा नहीं है। जाकर वापस करने दूसरे दिन गया दूसरे किसान को। किसान ने कहा, मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपको मैंने बेच दिया वो ज़मीन, वो उस ज़मीन पर आपका अधिकार है। इसी बात का मुकदमा था। दोनों किसान राज दरबार में। एक किसान कह रहा था ये मेरा नहीं है, दूसरा किसान कह रहा था मेरा नहीं है। धन के प्रति, संपत्ति के प्रति कोई मोह नहीं। ये चीनी साहित्य में यह वर्णन है ह्वेनसांग का।
ऐसा अपना भारत था। एक प्रसंग से ही पता चलता है। बाद में मंत्रियों के सलाह से राजा ने आज्ञा दिया कि ये वो वहाँ के ग्राम के विकास में इस धन को लगा दो। मैकाले जो अपने बहनोई को भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति नई लागू हो उसके लिए वो पत्र लिखता है। उस पत्र में एक जगह वो लिखता है कि मैंने पूरे भारतवर्ष में घूमा, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमा हूँ और एक भी भूखा नंगा नहीं देखा, क्योंकि यहाँ के लोग नैतिकतावान हैं, आध्यात्मिक है, जीवन मूल्य है उनमें, इसलिए कोई भी भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई फकीर नहीं। ऐसा भारतवर्ष अभी 19वीं शताब्दी में था, 1835 में जब मैकाले लिख रहा था, और ऐसा भारतवर्ष 6वीं शताब्दी में भी था, उसके पूर्व भी था। इस प्रकार का भारतवर्ष, ऐसी संस्कृति, ऐसे जीवन मूल्य के साथ जीने वाला भारतवर्ष। तो इस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हुआ, संस्कृति का निर्माण हुआ और इस प्रकार से भारत आगे बढ़ा। इतना ही नहीं, तो पूरा विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस प्रकार का विचार रखता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये अपना जीवन मूल्य है। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने सोचा, यही भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष का तत्व ज्ञान है, यही भारतवर्ष की आत्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना की, चाहे वो विश्व में किसी भी देश में रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, और केवल मनुष्य नहीं तो पशु पक्षी भी, पर्यावरण भी, सबके सुख की कामना की। इस प्रकार का सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए अपने देश में जो अपनी संस्कृति है, जो अपना जीवन मूल्य है, यज्ञ, तप, ज्ञान, सत्य, अहिंसा, करुणा आदि जो मूल्य है अपना, सरलता, स्वाध्याय, ये जीवन मूल्य के आधार पर अपना जीवन, समाज जीवन खड़ा हुआ था एक समय। अब ये तो पिछले 200-300 वर्षों से थोड़ा दिग्भ्रमित होने के कारण, शिक्षा में गिरावट आने के कारण, और अभी थोड़ा इसको फिर से एक बार पुनर्जागरण करना है, यही राष्ट्रीय जागरण है, और इसी से एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। इधर के वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो भारत की आत्मा है, जो वास्तविक भारत है, वो प्रकट हो रहा है। विदेश में लोग हमारे लिए हंगर इंडेक्स बनाते हैं, लेकिन हम 80 देशों को अनाज भेजते हैं, 80 देशों को अनाज भेजते हैं। विदेश में फाइजर जैसा और बिल गेट्स जैसे लोग हैं जो पीड़ित मानवता से भी पैसा व्यापार कर रहे हैं, और हम कई देशों को कोविड-19 के समय वैक्सीन देते हैं, मुफ्त में वैक्सीन देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जीवन मूल्य है, ये हमारा जीवन दृष्टि है, और ये भारत की जो वैदिक काल से चली आ रही सनातन परंपरा है, वहीं पर उसी परंपरा की धारा में आज हमारी सरकार काम कर रही है, और तभी तो ये प्रकट हो रहा है। हमारे यहाँ कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये हमारा जीवन मूल्य है, ये हमारा जीवन है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो ये बात कहा होगा, एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। ज्ञानी लोग उसको भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में कई उपासना पद्धतियां आ गई, भारतवर्ष में कई शैव, वैष्णव, सिख, बौद्ध, जैन, लिंगायत, कबीरपंथी, नानकपंथी, ऐसे अनेक संप्रदाय, आगे भी संप्रदाय बनेंगे। कुछ संप्रदाय समाप्त हो गए, कुछ बन रहे हैं, ऐसे सैकड़ों संप्रदाय। तो ये हमने ऐसा कभी नहीं कहा
कि सबको एक ही प्रकार की पूजा करनी होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं कहा, ये वैदिक श्लोक है, एकम सत विप्राद बहुधा सदंती, यानी कि वैदिक काल से ही ये सब चला आ रहा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सर्वे भवन्तु सुखिनः ईशावासिनः। वैदिक काल में से अब कितने वर्ष हो गए, दसों हजार से भी ज्यादा वर्ष हो गए वैदिक काल के। तब से हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, और ऋषियों ने केवल भारतवर्ष के लिए नहीं कहा, बल्कि भारत तो पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए थी। और ये पूरी बात वो आध्यात्मिकता के आधार पर इस संस्कृति का विकास हुआ है। आध्यात्मिकता जहाँ बोला कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं सब तो हमारे ही तरह है। अब ये आत्मवत् सर्वभूतेषु दुनिया में कोई देश तो नहीं बोला। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये अपना विषय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष का भाव, ये सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों के दिव्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकट हुआ है, और उसके वही समाज जीवन का आज हमारा विषय बना हुआ है। समाज जीवन में भी यही प्रचलित है, यही हमारी संस्कृति है, यही जीवन पद्धति है, यही जीवन मूल्य है। इसी के आधार पर आज भी समाज चल रहा है। भले ही पश्चिम के विद्वानों ने, मैकाले पुत्रों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, भारत को अभारतीय बनाने का प्रयास किया, और प्रयास में बहुत कुछ सफल भी रहा है। तभी तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत का, भारत दैट इज इंडिया नहीं कहा। जैसा लगा कि इंडिया पहले बना है, भारत बाद में बना है। तो ये तो डिस्टॉर्शन है। तो कुछ तो डिस्टॉर्शन हुआ ही है, उसे हमें ठीक करना है, यही राष्ट्रीय जागरण है। तभी भारत स्व के साथ प्रकट होगा। और ये जो सांस्कृतिक भारत है, इसी से राष्ट्रीय एकता या एक भारत का निर्माण हो सकता है। सरकार, संविधान, सेना, न्यायपालिका, ये सब राज्य के अंग हैं। प्रशासन, ये राज्य के अंग है। राज्य के द्वारा ये सब व्यवस्थित किया जाता है, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राज्य है, सरकार है, आज अच्छी सरकार है, कल खराब भी हो सकती है। आज कल कैसी सरकार होगी, कल देश का स्वरूप कैसा होगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए समाज जीवन, ये जिसको जन कहते हैं, ये जन, ये अगर सुदृढ़ है, इसमें सांस्कृतिक विरासत जो अपना है, उसके आधार पर अगर समाज जीवन खड़ा होता है, तो एक भारत हमेशा रहेगा, कभी यह टूटेगा नहीं। अन्य कारणों से भले टूट सकता है, राजनीतिक कारणों से भले टूट सकता है, लेकिन यदि संस्कृति हमारी मजबूत रही, सुदृढ़ रही, तो हमारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मृत्युंजय भारत, समर्थ भारत, संगठित भारत बनकर रहेगा। मुझे लगता है, और जब यह बनेगा तभी भारत वास्तव में भारत की तरफ प्रकट होगा। आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।